हेलो बच्चों, लखन भैया दिस साइड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक्सेलेशन क्लासेस। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोशन। एक क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है जिसका आज लेक्चर वन होने वाला है। ठीक है। आज लेक्चर वन को कवर करेंगे, मोशन के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को सीखेंगे। और हम देखेंगे कि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बस समझने की वो है। हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। हमारा जो आज का गोल होने वाला है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में होने वाला है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और देन उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप जैसे स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेस्ट और मोशन का एक ओवरव्यू देखेंगे, रेस्ट और मोशन होता क्या है। देन उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मैं लखन भैया आज आपको बताने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। आगे चलते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द फिजिकल क्वांटिटीज, लेट मी चेंज द पेन कलर। सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, एक डेफिनेशन लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। तो भैया इससे क्या समझाओगे आप हमें? ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनो। ऑल दोज क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जाता है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है भैया। थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन देखो, Q इज इक्वल टू एन यू। भैया ये क्या होता है, थोड़ा समझो। मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी को पहली बात तो Q से दिखाते हैं। ठीक है, Q से दिखाते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। देन Q जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि N एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है भैया, मैं समझ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब मैं आपको बताता हूँ यू क्या होता है। यू एक यूनिट होती है। ठीक है, यू को समझिए। यू यूनिट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम किस किस को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं दुकान पे जाता हूँ और चावल लेके आता हूँ। अब भैया चावल को इंग्लिश में राइस कहते हैं। हाँ भैया ठीक है, आप सही बता रहे हो। राइस मैंने लिए 5 किलो। ठीक है भैया, मैं समझ गया। मैंने 5 किलो राइस लिए और मैंने उसके साथ में 5 के साथ किलोग्राम लगाया। अब ये किलोग्राम क्या है? मैंने कहा भैया ये जो 5 के साथ मैंने किलोग्राम लगाए, ये राइस की, राइस यानी उस राइस को नापने के लिए यूनिट है। ठीक है भैया, मैं समझ गया। हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं उसके साथ एक यूनिट को यूज करते हैं। हमने राइस को नापने के लिए किलोग्राम का यूज किया। ठीक है, तो ये हमारी केजी जो है वो हमारी यूनिट हो गई। ठीक है, और ये राइस हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको हम नाप रहे हैं, जिसको हम मेजर कर रहे हैं। और 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको हम एन से दिखा रहे हैं। ऐसे ही इस फॉर्मूले से या इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट कर सकते हैं। अब हम किस किस को मेजर कर सकते हैं? क्या हम लव को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट बना है, ना कोई ऐसी चीजें बनी जिसको, जिससे लव को मेजर किया जा सकता है। क्या हम फीलिंग को मेजर कर सकते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी वो सारी चीजें होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप, किसी मशीन के द्वारा मेजर किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का ये रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से समझना है। इसके इस बारे में हमें और ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। एक इसकी एक टाइप देखते हैं कि इसमें दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जो आपके इस चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोशन चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं बताने जा रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उसकी हम एक टाइप देखने वाले हैं जिसमें दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आएगी। ठीक है, कौन कौन सी है भैया? ठीक है, थोड़ा सा समझो। मैंने बोला एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। भैया समझ तो आ रहा है वर्ड, लेकिन बताओ तो सही है क्या ये? हाँ मैं बताता हूँ इसका मतलब। इसका मतलब है, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। एक डेफिनेशन लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। मैं कहता हूँ क्वांटिटी हैविंग, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। भैया क्वांटिटी तो ठीक है, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से समझो। मैंने कहा
5 एक नंबर है, एक एक नंबर है, 2 एक नंबर है। मैंने कहा ये सारे नंबर है। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ नंबर को तुम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। अच्छा भैया, अब समझा मैं, नंबर को मैं मैग्नीट्यूड भी बोल सकता हूँ। तो वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, जैसे भैया एग्जांपल दो। मैंने कहा कि डिस्टेंस जो है, मेरा डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक है भैया, समझ आ रहा है? 5 एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड है। इससे समझ आई? बिल्कुल, ये समझ आ गया। अब हम एक स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? क्या स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है? हाँ बिल्कुल होता है। ये हो सकते हैं। अब हम समझते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक डेफिनेशन देता हूं, क्वांटिटी, क्वांटिटी हैविंग, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होता है, उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला एक सरफेस है, मैंने कहा उस पे एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है भैया, समझ आ रहा है अच्छे से? मैंने कहा इस ब्लॉक पे फोर्स लगाओ इधर की तरफ। ठीक है भैया, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। मैंने कहा तुमने फोर्स लगाया ईस्ट में, मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई करा, हाँ करा, तो फोर्स के पास एक मैग्नीट्यूड है? हाँ भैया है तो सही। क्या फोर्स के पास डायरेक्शन भी है? हाँ भैया बिल्कुल है। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझे? हाँ भैया समझ गए। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जो कि इस चैप्टर में आप सीखेंगे, जबकि डिस्टेंस भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे। और क्या होता है? और वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो आप इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाकी एग्जांपल हम अलग अलग चैप्टर में देखेंगे। अभी इसके लिए इसको ईटीसी करते हैं, एक्सेट्रा बाद में देखेंगे। और बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। हमने स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा चैप्टर का स्टार्ट करवाएगी हमें, जो बताएगी रेस्ट क्या होता है और एक मोशन क्या होता है। ठीक है भैया, हमें रेस्ट और मोशन समझाइए। थोड़ा सा विजुअलाइज करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे भैया? देखो, मैंने लिखा रेस्ट क्या होता है। पहले मैं एक डेफिनेशन देता हूं। पोजीशन, पोजीशन ऑफ आ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम। भैया ये क्या कह रहे हो, ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। मैंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पोजीशन मतलब जहां वो है उस टाइम पे प्रेजेंटली, किसी भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है विद टाइम के साथ, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे? तो मैं कह दूंगा वो बंदा रेस्ट में। भैया कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओ। मैंने कहा ये देखो, ये है पिंकी, पिंकी हंस रही है। जब टाइम 0 था तो पिंकी अपने घर में थी। ठीक है भैया, समझ आ गया। मैंने कहा पिंकी थोड़ी सी आलसी है। जब टाइम 2 घंटे बीत गए ना, पिंकी कुछ भी नहीं कर रही, पिंकी तब भी घर में ही है। ठीक है भैया, पिंकी 2 घंटे में भी घर पे ही है। मैंने कहा जब टाइम 3 घंटे बीत चुके हैं और ज्यादा, तब भी पिंकी घर पे ही है। अच्छा, पिंकी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, पिंकी अभी घर पे ही बैठी हुई है, तो पिंकी रेस्ट में है। हाँ, पिंकी की पोजीशन क्या है? रेस्ट है। पिंकी इस टाइम रेस्ट में है। ठीक है, ऐसे समझना है। पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, इट मीन्स ये रेस्ट में है। सेम इसी के अपोजिट एक अलग वो आती है मोशन। मोशन क्या होता है भैया? मोशन भी ऐसे ही है, जिसमें पोजीशन चेंज होने लगती है। एग्जाम डेफिनेशन देखो, पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। यानी मैं कह रहा हूं कि मोशन बॉडी की वो स्टेट है जिसमें किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंजेस होने लगती है। ठीक है भैया, समझ आ गया। एग्जांपल दो। मैंने कहा दोबारा देखो पिंकी को, अभी पिंकी बड़ी हो गई है थोड़ी सी और खेल कूद रही है। ठीक है भैया, मजाक करते हो, कोई नहीं, मजाक भी चलता है।
पिंकी घर में है। हाँ भैया ठीक है, पिंकी ढीठ थी। हाँ ढीठ है पिंकी, आलसी है, सुनती भी नहीं है, कोई नहीं। पिंकी जब टाइम जीरो था तब पिंकी घर में थी। अब क्या हुआ कि पिंकी ना 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर चली गई दूर। अब 5 किलोमीटर पे क्या है भैया, भैया नानी का घर है उसकी। पिंकी क्या हुआ, अरे पिंकी का सर कट गया, कोई नहीं। 5 किलोमीटर बाद, अरे मैंने 5 किलोमीटर नहीं मीटर लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको हम 5 किलोमीटर कर देते हैं, ठीक है। पिंकी 5 किलोमीटर दूर चली गई, जब टाइम 2 घंटे बाद। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे बाद पिंकी 5 किलोमीटर दूर चलेगी, अच्छा भैया। और वो कहाँ गई, पिंकी गई नानी के घर। क्या पिंकी ने अपनी पोजीशन चेंज करी, पिंकी पहले अपने घर में थी, हाउस, देन उसके बाद, हाउस को होम कहते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं। पिंकी होम से फिर नानी के घर चली गई, हाँ भैया चली तो गई। पिंकी जैसे ही टाइम बढ़ा, टाइम के साथ पिंकी ने अपनी पोजीशन को चेंज करा, हाँ भैया। तो पिंकी क्या है, पिंकी मोशन में थी। पिंकी मोशन में थी, क्यों भैया, पिंकी मोशन में इसलिए थी क्योंकि पिंकी की जो पोजीशन थी ना वो टाइम के साथ चेंज होने लग गई थी। अच्छा भैया अब मैं समझ गया मोशन और रेस्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो मोशन और रेस्ट में आपको यही सीखना है। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट ऐसा आता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं, हाँ पूरी दुनिया में हर चीज ना तो रेस्ट पे होती ना ऑल ओवर मोशन में होती, कैसे, जैसे मान लेते हैं पिंकी है, पिंकी ने राम को देखा। राम को क्यों देखा, क्योंकि राम जा रहा था स्कूल, ट्रॉली पे। राम की ट्रॉली थोड़ी ऐसी है, राम की हाइट भी बड़ी है। राम स्कूल जा रहा था। अब पिंकी थी भैया रेस्ट में। अच्छा भैया, राम स्कूल जा रहा था तो राम मोशन में था। तो ये समझो कि पिंकी के लिए पिंकी के लिए राम मोशन में है, और जबकि राम के लिए पिंकी क्या होगी, ये थोड़ा सोचिए। पिंकी की नजर में राम मोशन में है, और राम खुद भी मोशन में है। हाँ राम को समझ आ रहा है, लेकिन राम के लिए पिंकी क्या है, राम के लिए पिंकी क्या होगी, जब राम मोशन में है और पिंकी रेस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है पिंकी भी मोशन में होगी। पिंकी भी मोशन में होगी क्योंकि राम मोशन के साथ देख रहा है ना पिंकी को। तो आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बाकी इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको रेस्ट बहुत अच्छे से समझाया, मोशन भी बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे के कंसेप्ट देखते हैं। हमारा सबसे प्यारा कंसेप्ट, दैट इज डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मैं अभी डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसके बाद बताऊंगा। तो डिस्टेंस के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन लो, उसके बाद डिस्टेंस को क्लियर करो। मैं कह रहा हूं, द द टोटल द टोटल पाथ। भैया पाथ क्या होता है, पाथ मतलब रास्ता। अच्छा भैया, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल फ्रॉम इनिशियल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अच्छा भैया समझ आया, लेकिन पूरा पूरा समझ नहीं आया, तो समझो। मैंने कहा द टोटल पाथ, जब कोई बॉडी कुछ रास्ता यानी पाथ कवर करती है, ट्रेवल करती है, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक, तो वो बॉडी कुछ डिस्टेंस चल रही है। भैया थोड़ा सा और समझेंगे, इनिशियल और फाइनल को थोड़ा सा समझेंगे, देन डिस्टेंस को समझेंगे। अभी आप डेफिनेशन देखिए, अभी आप थोड़ी सी एक और चीज देखिए। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, पहली बात तो डिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय या तो डी या फिर एंड नहीं लिखते। डिस्टेंस या तो डी से दिखा सकते हैं या तो हम एस से दिखा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है भैया, एक और बात देखिए कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा भैया समझ आ गया, मतलब स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। हाँ अब समझे तो, ठीक है भैया समझ आ गया। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, डिस्टेंस डेफिनेशन दे दी, डिस्टेंस के बारे में बता दिया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। एक लास्ट पॉइंट और देखिए, डिस्टेंस जो है ना वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है और डिस्टेंस जीरो हो सकता है। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, उसके बारे में भी समझाएंगे।
डिस्टेंस को थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं ये समझ लेता हूं, अब आप ये देखिए, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को ही ओरिजिन कहते हैं। जहां से आप अपनी जहां से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं उसे ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और जहां आप अपनी जर्नी को खत्म करते हैं, जर्नी फाइनल, एक मिनट, JOURNEY, जहां से आप अपनी जर्नी को खत्म करते हैं, क्या करते हैं, खत्म करते हैं, उसको कहते हैं हम फाइनल पॉइंट। अच्छा भैया समझ तो आ गया, थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, डिस्टेंस के बारे में बता दें, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। और जो डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस को डी या फिर एस से दिखा सकते हैं। और डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ विथ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कैसे भैया? देखो, मैंने कहा पिंकी ए पॉइंट पे खड़ी है और वो उसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है भैया, समझ आ रहा है। पिंकी क्या करती है, बी तक जाती है। पिंकी बी पॉइंट पे जाती है और बी तक जाने के लिए उसको 10 मीटर चलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ पिंकी बी से सी तक जाती है। ठीक है भैया, और सी तक जाने में उसे 5 मीटर चलना पड़ता है। अब मेरे को ये बताओ पिंकी का डिस्टेंस कितना हो गया? भैया ये तो बहुत ईजी है। पिंकी पहले 10 मीटर चली, फिर 5 मीटर चली, टोटल डिस्टेंस हो गया वो 15 मीटर चल गई। हाँ यही तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? पिंकी का डिस्टेंस कितना हुआ? थोड़ा सा ये देखो, पिंकी का डिस्टेंस, पहली बात तो डिस्टेंस को डी से दिखाते हैं, तो मैं डी लिख लूं। पिंकी कितना चली, पहले ए से लेके बी तक गई, तो मैं लिख लेता हूँ ए बी उसका डिस्टेंस है। और फिर वो बी से लेके सी तक गई, बी सी उसका डिस्टेंस है। ए बी कितना है? ए बी 10 है। और बी सी कितना है? 5 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पिंकी का? पिंकी 15 मीटर चल गई। पिंकी पिंकी 15 मीटर चल गई। तो ये पिंकी का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये पिंकी का डिस्टेंस हो गया। अच्छा भैया हम समझ गए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जैसे ही मैंने बोला डिस्टेंस जो होता है वो पाथ ट्रेवल, हम जो ट्रेवल करते हैं वही डिस्टेंस होता है। हम ए से लेके बी तक गए और बी हमारी फाइनल पोजीशन थी। ठीक है, समझ आ रही है ना? बी हमारी फाइनल है, ए हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक जो भी हम डिस्टेंस चले वो हमारा डिस्टेंस हो गया। वेरी इजी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है वैसे, मैंने सभी बता दिया है। अब हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ठीक है, आई थिंक एक मिनट, हाँ डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझने में। बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझेंगे, डेली लाइफ से रिलेटेड करेंगे, सही रहेगा। देखिए, मैं कहता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल ट्रैवल बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भैया थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोई नहीं, एक बार दोबारा समझते हैं। डेफिनेशन को तो मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ यानी छोटा रास्ता, ट्रैवल करना किसी बॉडी के द्वारा इनिशियल के और फाइनल के बीच में। मैंने बिटवीन बोला इस बार, इनिशियल फाइनल से नहीं बोला, इनिशियल फाइनल के बीच में बोला है। ठीक है भैया, थोड़ी सी डेफिनेशन समझ आ गई। मैंने कहा शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे छोटा रास्ता जब भी कोई बॉडी ट्रेवल करेगी फाइनल से लेके नहीं, फाइनल और इनिशियल के बीच में, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही शॉर्ट होगा, वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्ट होगा। मैं डिस्प्लेसमेंट की बेसिकली डेफिनेशन यही होती है कि इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल से लेके फाइनल तक का। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से बताएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात, इसको डिनोट किससे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डी से दिखा सकते हैं और एस से दिखा सकते हैं। भैया आपने तो फिर वही बता दिया, ऐसे तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि आपने डिस्टेंस में बोला था डी और एस। हाँ मैंने बोला था, लेकिन याद है मैंने तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाई थी। हाँ भैया पढ़ाई थी। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने क्या बताया था? डायरेक्शन होती है। हाँ भैया बताया था।
वेक्टर क्वांटिटी में मैंने एग्जांपल दिया था फोर्स का। हाँ भैया, फोर्स का एग्जांपल दिया था। हम बिल्कुल फोर्स का एग्जांपल दिया था, कितने न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स जैसे मान लो ईस्ट में लग रहा था, याद है? तो मैंने बोला था फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब लिखते हैं तो ऊपर एरो लगाते हैं, ठीक है? एरो लगाना है। अच्छा भैया, तो अब मैं समझा, यानी डिस्प्लेसमेंट की डी के ऊपर एरो लगाना है। अब मेरे को स्पेसिफाई हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। हाँ, अब तुम समझ गए। आगे चलते हैं, ठीक है? लेट मी अबिट। तो मुझे आप ये बताइए कि डिस्टेंस को डी और एस से दिखा दिया। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है। ना 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 ना, डिस्टेंस डिस्टेंस बोले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे भैया? क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन आती है, हम इससे डायरेक्शन के साथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। मैं थोड़ा सा ही लिख रहा हूँ, ठीक है? चौथी चीज, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट की हो, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पहले सुनिए, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हाँ, जीरो भी होगा। अभी देखो मैं बताता हूँ जीरो कैसे होगा। हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल के बीच का। जरूरी नहीं है वो छोटा हो, वो बड़ा भी हो सकता है। अब एग्जांपल देखो, मैंने कहा मैं ए से ले, मैंने कहा मैं पहले चला 5 मीटर, ठीक है भैया? मेरा ये इनिशियल पॉइंट है, मैं इसे आई बता देता हूँ। देन मैं गया आई से, देन मैं गया आई से 4 मीटर चल के, ठीक है? और ये मेरी फाइनल पोजीशन होगी, फाइनल, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? डिस्टेंस तो होता है, इसमें डिस्टेंस क्या होगा? पहले डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस तो होगा 5 + 4 = 9 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी सीख गए तुम लोग। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल से लेके फाइनल तक का, इनिशियल से लेके फाइनल तक का नहीं, इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये आ जाएगा आपका 3 मीटर। कैसे आएगा? पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हैं। अगर पाइथागोरस नहीं पता है तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 3 मीटर। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब जैसे एक बात सुनो, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। हाँ भैया, पॉजिटिव का केस देख लिया, 3 मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जैसे मान लो एक बंदा है, या पिंकी, पिंकी को छोड़ो, पिंकी बार बार बीच में आ रही है। मैंने कहा हम ए से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, हम बी तक जाते हैं, और बी से हम वापस ए पे आ जाते हैं। मैंने कहा ए से बी तक जाने में 10 मीटर लगते हैं, और बी से वापस सी पे आने पे, और सी जो है ना वो ए से मिलती जुलती जगह यानी ए पर ही है। या मैं कह देता हूँ कि इसको छोड़ो, इजी समझो, इजी वे में समझो। मैंने कहा मैं ए से बी तक गया, ठीक है भैया? आप ए से बी तक चले गए, और मैंने कहा ए से बी तक जाने में मेरे को कितना चलना पड़ा? मेरे को 10 मीटर चलना पड़ा। और मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ए से बी तक गया, तो मैं बी से वापस घूम के वापस ए पॉइंट पर आ गया, ठीक है भैया? आप वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो मेरा इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? और जब मैं वापस आया तो मैं 10 मीटर वापस भी आया, ठीक है? तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मेरा डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले 10 मीटर चला, देन फिर 10 मीटर चला, तो मेरा डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। ठीक है भैया, मैं समझ गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। सुनो, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी? यही थी। और फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल भी यही है। क्यों? क्योंकि मैंने ए से ही स्टार्ट करा और ए पे ही खत्म करा, तो मेरी ए ही इनिशियल हो गई और ए ही फाइनल हो गई। अब मेरे को क्या समझना है? मैंने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट को छोड़ो, जो भी डिस्टेंस, जो भी पाथ होगा इनिशियल और फाइनल के बीच का, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं ए से गया और वापस ए पे आ गया, ठीक है? तो मैंने कितना चला? चल तो मैं डिस्टेंस 20 मीटर गया, लेकिन मैं फाइनल तो वापस ए पे गया ना, तो ए मेरा फाइनल भी तो हो गया। तो इससे मेरे को ये समझना है कि जब मैं वापस ए पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो गया। कैसे भैया? क्योंकि इनिशियल ही था और फाइनल ही, मेरा इनिशियल पोजीशन भी सेम थी, फाइनल भी सेम थी, और इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई गैप ही नहीं रहा, तो मेरा सब कुछ तो जीरो ही हो गया ना। हाँ भैया, अब मैं समझ गया। हाँ, आप इसे एग्जाम्पल से और समझेंगे जब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं।
हम्म, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। लेट मी चेंज द पेन कलर। देखो, मैं कह रहा हूँ एक बॉडी थी, एक बॉडी है, वो मूव कर रही है यानी चल रही है, एक स्क्वायर उसमें जिसकी साइड है 10 मीटर, एक स्क्वायर वाले उसमें चल रही है बॉक्स में, और जिसकी साइड 10 मीटर है। मैंने कहा वो ए से स्टार्ट करता है, तो ए उसका इनिशियल पोजीशन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा समझो। ए से इसने स्टार्ट करा, देन फिर ए से बी गया, देन बी से सी गया 10 मीटर, देन सी से डी गया 10 मीटर, देन डी से वापस ए पर आ गया, तो ए ही उसका फाइनल भी हो गया, नहीं हो गया? हाँ भैया, ए ही फाइनल भी हो गया जब वो वापस ए पे आ गया। ठीक है, तुम समझ गए, मैंने मान लिया। अब मेरे को निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है मेरे को, और मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अच्छा भैया, कोई नहीं, निकाल लेते हैं। ए वाला केस में हम डिस्टेंस निकालेंगे। मेरा डिस्टेंस क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैंने कहा मेरे को डिस्टेंस निकालना है ए से लेके बी तक। पहले क्वेश्चन में यही तो बोला, ए से लेके बी तक डिस्टेंस निकालना है। तो अब मुझे बताओ, आप ए से लेके बी तक कितना चले? आप 10 मीटर ही तो चले, तो आपका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। बहुत बढ़िया। बी बी पार्ट करते हैं इसका। मेरा डिस्टेंस जब मैं ए से लेके सी तक जाऊंगा कितना होगा? भाई ये तो बहुत ईजी है। आप ए से लेके सी तक गए, देन सी से बी से लेके सी तक गए, तो आपका ये वाला 10 और ये वाला 10 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे से सीख गए। मैंने कहा सी पार्ट करते हैं, डिस्टेंस कितना होगा? मैंने कहा सी पार्ट में उसने बोला है ए से लेके वापस उसे ए पे जाना है। अच्छा, यानी ए से लेके वापस ए पे जाना है, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है भैया, इजी है। मैं वापस पहले ए पे गया, ए से बी गया, मेरा 10 मीटर चल दिया। देन बी से सी गया, मैं फिर 10 मीटर चल लिया। देन सी से डी गया, मैं फिर 10 मीटर चल लिया। देन डी से ई गया, मैं 10 मीटर चल लिया। तो मेरा डिस्टेंस तो भैया 10 + 10 + 10 + 10 में 4 बार 10 मीटर चला, तो मेरा डिस्टेंस तो भैया 40 मीटर हो गया। बहुत बढ़िया, तुम सीख गए। तीनों पार्ट तुमने सीख लिए डिस्टेंस के लिए। अब मैं बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, सीखो। ए पार्ट अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को डी से ऊपर एरो लगा के दिखाएंगे, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं कह रहा हूँ ए से लेके बी तक। अब ए आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई, बी आपकी फाइनल हो गई। फाइनल और ए के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा भैया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ही होगा? हाँ, क्योंकि उन दोनों ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही रहेगा। ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है ए से लेके सी तक के बीच में। अच्छा भैया, सी तक के बीच में निकालना, तो मुझे क्या करना है? मैं पहले ए से लेके बी तक गया 10 मीटर। अच्छा ठीक है। देन बी से लेके सी तक गया 10 मीटर। तो ये हो गई इनिशियल, ये हो गई फाइनल। अच्छा भैया ठीक है, ये इनिशियल, ये फाइनल। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या पढ़ा था? फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ ठीक है, ये हो गया डॉट डॉट वाला। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर सॉल्व कर लेंगे आप खुद ही। इसका आंसर बहुत ईजी है, पाइथागोरस से निकाल देंगे। मैं बता देता हूँ इसका थोड़ा सा। अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करके निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालेंगे। देन उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का? ए से लेके वापस ए तक का। ए से लेके वापस ए तक का। अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर थोड़ा सा कोई स्क्रीन पे ध्यान दे रहा होगा, तो आंसर निकला हुआ है इस जगह का। तो इसका जो आंसर है, किसी ने दिमाग लगाया होगा तो वही है। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो वैसे ये खुद करके ट्राई करना चाहिए। 9th क्लास में हो, थोड़ा सा आना चाहिए। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से ए तक का। ठीक है, तो ए से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? भैया समझो, मैं वापस ए से बी गया, बी से सी गया। पहली बात तो ये समझो, मैं ए से गया तो मेरी इनिशियल ए हो गई, फिर मैं फिर यहाँ बी तक गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर वापस ए पे आ गया। फाइनल भी तो ए पे ही आ गया, तो जीरो नहीं हो गया डिस्प्लेसमेंट? समझो इस चीज को। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि वापस आप इनिशियल भी आपका ए है, वापस आप ए से ही आपने ए से स्टार्ट करा और वापस आप ए पर ही आ गए। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन जब सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बिल्डअप करने के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम अपनी क्लास को थोड़ा सा यहीं
कंटिन्यू नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैं बता देता हूँ क्लास को स्टॉप करने का रीज़न है, क्योंकि हम एकदम से क्लास को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ज़्यादा टाइम बढ़ाने से बच्चे बोर होने लग जाते हैं, और जब बच्चे बोर होंगे तो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो बोर होना जरूरी, बोर नहीं होना। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को देखें, जितना भी वीडियो से सीखने को मिलता है अच्छे से सीखें, उसको लर्न करें, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। आपके ध्यान रखना, आपकी लाइफ के नोट्स वही होते हैं जो आप अपने खुद के हाथों से बनाते हैं, यानी हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हमारे खुद के लिखे हुए जो होते हैं ना, वो हमें टाइम 10 साल बाद भी समझ आ जाएंगे अगर हमारे लिखे हुए होंगे तो, ठीक है। तो नोट्स बनाएं और क्वेश्चन को अच्छे से करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लास को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।